हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स। और ज्योग्राफी हम कर रहे थे, सब्जेक्ट वाइज लेके आए हैं आपके लिए ये सीरीज, ताकि सब्जेक्ट वाइज आपका रिवीजन हो सके। किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये बातें पता चल सके। ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड है ये पार्ट थर्ड है, जिसमें आज हम करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा? पर्वत, दर्रा और झील। पर्वत, दर्रा और झील से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी लेके आया हूं मैं आपके लिए यहाँ पर। तो डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करनी होगी वो भी करेंगे, समझते हुए, अच्छे से समझते हुए चीजों को फिर आगे चलेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं अगले सबसे पहले क्वेश्चन पे, और वो है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो ये तो शायद अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए कि अरावली और विंध्यमाला पर्वत के बीच में, विंध्य पर्वतमाला के बीच में मालवा पठार है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे है हमारा अरावली, राजस्थान में कई कुछ इस तरह, और यहाँ से शुरू होता है हमारा विंध्य पर्वत, है ना। तो यहाँ पे बीच में जो है राजस्थान का कुछ एरिया भी है, ये वाला एरिया है, या यहाँ पे है मालवा पर्वत, मालवा पठार। तो मालवा पठार के बारे में आपको पता है। तो अरावली और विंध्याचल के बीच में, विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। इसके अलावा फिर आगे आगे बात करेंगे, पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी घाट का अन्य नाम है, एक दूसरा नाम है, वो है सह्याद्री। ओके, फिर बात करते हैं, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में जो ताजे जल का सबसे बड़ा स्रोत है वो भूजल है। जो पानी जमीन के अंदर होता है ना, उसको हम कहते हैं भूजल। और ताजे जल का यहाँ से मतलब है कि पीने योग्य पानी को, हमारे इंसानों के यूज में लेने वाले पानी को, पीने योग्य वाटर या पानी, इसका मतलब है यहाँ पे भूजल है। और सबसे बड़ा जो स्रोत है वो भूजल है। नदियां भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है भारत के अंदर भूजल। ओके, कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे, यहाँ पे यानी जहां पे भूजल अवस्थित होता है जमीन के अंदर, उसके भी नीचे कठोर शैलों की परतों के बीच संचित भौम जल को क्या कहते हैं? यानी जो जहां भूजल स्थित होता है उससे भी नीचे कुछ कठोर शैलों में पानी जमा हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं जल भर। सिंपल नाम है, याद रखने वाला है, सिर्फ रटने वाला है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, जल भर कहते हैं। आगे बात करेंगे, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, सियाचिन का जो स्थान है, ग्लेशियर है, आपको पता है वहां पे सियाचिन ग्लेशियर भी है, तो उसे हम कहते हैं भारत का सफेद पानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, एग्जाम में आया हुआ है, आगे आ भी सकता है। आगे बात करेंगे, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं अरावली में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो हमने देखा सह्याद्री हम किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को कहते हैं। तो पश्चिमी घाट दो बार आ चुका है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। पश्चिमी घाट, एक अन्य नाम हमें पता चल गया, सह्याद्री है। ये हमारे भारत के जो पश्चिमी तट का किनारा है उससे लगातार समानांतर फैली हुई है, करीब 1600 किलोमीटर के एरिया में, 1600 किलोमीटर लंबी है ये। और हिमालय के बाद भारत की सेकंड सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? पश्चिमी घाट। हिमालय कितना लंबा है? हिमालय है 2500 किलोमीटर लंबा लगभग, है ना। तो सेकंड है भारत के अंदर सह्याद्री या पश्चिमी घाट, जो कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर। ओके, इसके अलावा बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, जो इसकी चोटियां हैं, औसत ऊंचाई है वो लगभग 1200 मीटर है। इसके अलावा अगर ये बात की जाए कि ये जो पश्चिमी घाट है, क्या वो वास्तविक पर्वत है, रियल माउंटेन्स है? तो वो वास्तविक पर्वत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि ये भ्रंश कगार है, प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है, ना कि वास्तविक पर्वत। रियल माउंटेन्स ये नहीं है, भ्रंश कगार है। ओके, फिर पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें अगर हाईएस्ट पीक की, तो पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कितनी है इसकी ऊंचाई? 1894 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, और लेकिन अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक, दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है, आप सबको पता होना चाहिए, अनाई मुडी।
अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है अनाईमुड़ी की ऊंचाई। ठीक है, इतनी बातें आपको पश्चिमी घाट के बारे में पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फोसा मेघना क्या है। तो फोसा मेघना एक दरारी निम्न भूमि है, एक दरारी निम्न भूमि है जो क्या, जिसका नाम क्या है? फोसा मेघना। ठीक है, फिर बात करते हैं नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए नंदी पहाड़ियां कर्नाटक में। देखिए ये फेरिया कहाँ पे है? कर्नाटक में अवस्थित है। आगे बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी जिन्हें हम इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं, इलायची पहाड़ियां, पालनी पहाड़ी एवं अन्नामलई पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा है भारत का, यानी भारत के भौतिक स्वरूप, तो उसमें आपने देखा होगा कार्डेमम जो पहाड़ियां हैं यानी इलायची पहाड़ियां, ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। कार्डेमम पहाड़ियां भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और वो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हमारे जो लघु हिमालय की ढालों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, लघु हिमालय में घास के मैदान, उन्हें हम जम्मू कश्मीर के अंदर कहते हैं मर्ग। जैसा कि हम जानते हैं एक नाम है गुलमर्ग, एक हम सुनते हैं सोनमर्ग। तो ये सारे घास के मैदान है और उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो मर्ग यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मर्ग। फिर बात करें बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है, और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार आगे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा बुर्जिल दर्रा हो गया। फिर आप बात करेंगे एक और दर्रा है जम्मू कश्मीर में, वो है जोजिला दर्रा, और जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है, फिर एक दर्रा आप ध्यान रखेंगे बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से, श्रीनगर से। तो एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है ना कि अगर हमें लेह से श्रीनगर जाना हो, लेह से श्रीनगर जाना हो तो कौन कौन से दर्रों से होके गुजरेंगे? तो आपको पता है, सॉरी, अगर लेह से हमें जम्मू जाना हो, श्रीनगर तो हमें पता है कि जोजिला दर्रे से चले जाएंगे, अगर लेह से जम्मू जाना हो तो कौन कौन से दर्रों से जाएंगे? तो पहले हम जाएंगे बनिहाल दर्रे, सॉरी, पहले हम जाएंगे जोजिला दर्रे से लेह से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से जम्मू जाएंगे बनिहाल दर्रे से। तो आपको दो दर्रों से होकर गुजरना पड़ेगा, जोजिला और बनिहाल दर्रा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आपको चीजें पता होनी चाहिए। फिर बात करेंगे मेघालय की उच्च भूमि संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो मेघालय का जो भाग है मेघालय पठार का भाग, यहाँ पे है मेघालय पठार, यहाँ पे ये मेघालय और यहाँ पे मेघालय का पठार है। तो ये संरचना की दृष्टि से किसका भाग है? तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का भाग है मेघालय पठार। और मेघालय पठार को जो प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है, इसको हम कहते हैं मालदा गैप। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से किसके द्वारा अलग होता है? तो मालदा गैप के द्वारा ये अलग होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको। अगली बात करें कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो आपने अभी देखा कि भारत का सबसे दक्षिणी भाग है कार्डेमम पहाड़ियां, पहाड़ियों में अगर देखें तो, और ये है केरल में अवस्थित है। नीलगिरी की अगर बात करेंगे, नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ पे अवस्थित है? तो पहली बात आप ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां जहां मिलती है उन्हें हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, और ये 3 राज्यों में अवस्थित है। 3 राज्यों में, कहां कहां? कर्नाटक, केरल, 3 राज्यों में अवस्थित। कार्डेमम कहां पे है? कार्डेमम केरल में है। फिर बात करेंगे हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से मतलब में किस नाम से जाना जाता है? तलहटी श्रृंखला का मतलब ये कह रहा है हिमालय की सबसे आखिरी श्रृंखला। हम सब जानते हैं हिमालय कुछ ऐसे है कि सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर आ जाता है या लघु हिमालय, और सबसे आखिर में आता है शिवालिक। तो ये यही पूछना चाह रहा है जो सबसे तलहटी में है, जो सबसे आखिर में है, वो कौन सी श्रृंखला है हिमालय की? वो है शिवालिक श्रृंखला।
आगे बात करेंगे, अगर शिवालिक श्रृंखला को देखा जाए तो क्या है शिवालिक श्रृंखला और मध्य लघु हिमालय को कौन कौन अलग करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालयाज है ना, ग्रेट हिमालयाज को कौन अलग करता है, दोनों को ये अलग करता है शचर जोन। मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है, बीच में इनको जो अलग करने वाली चीज है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ओके, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम भारत में अवस्थित पर्वत है। तो आप सब जानते हैं राजस्थान में अरावली पर्वत है जो भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। गिरनार पहाड़ियां कहां पे अवस्थित है, हम सब जानते हैं गिरनार पहाड़ियां गुजरात में है। और गिर अभ्यारण्य जो है, जो गिरनार पहाड़ियों पे अवस्थित गिर अभ्यारण्य है, वो कहा वो किस लिए फेमस है, तो एशियाई शेर के लिए, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। एशियाई शेर, एशियाई शेरों के लिए फेमस है गिरनार अभ्यारण्य। और गिर पहाड़ियां हमारी हो जाएगी गुजरात में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति कहां से हुई आप मुझे बताएंगे। आप बताएंगे कि सर टेथिस भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी कि यहाँ पे एक टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर, और ऊपर से कुछ नदियां आती थी और कुछ नदियां नीचे से आती थी जो अपने साथ अपर्दन की चीजें मतलब में गाद वगैरह लेके आती थी, और उन्हीं से निर्माण हुआ यहाँ पे इसी जगह पे किसका, हिमालय पर्वत का, जो क्या है एक वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। ओके, तो ये जो सिद्धांत दिया था भूसन्नति सिद्धांत, वो किसने दिया था, तो आप कहेंगे कि सर ये दिया था कोबर ने, और इस सिद्धांत को हम जानते हैं सिद्धांत के नाम से, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, है ना, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए। अच्छा, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, हम सब जानते हैं। इसके अलावा लोकटक झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम जानते हैं, जो विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कहते हैं ना, नेशनल पार्क, वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह है भारत का पहला या विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पे है, लोकटक झील में। और लोकटक झील कहां है, मणिपुर में है। और लोकटक झील उत्तर पूर्व भारत सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, उत्तर पूर्व भारत की, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स हैं, हम सब ने बात की थी पिछले सेशन में, नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स है और एक है उनका ब्रदर, 7+1 आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, सेवन सिस्टर्स +1 सिक्किम। सेवन सिस्टर्स कौन कौन हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, है ना, त्रिपुरा, ये सब है सेवन सिस्टर्स, हो गए ये सेवन, त्रिपुरा, और एक जो आता है वो आता है सिक्किम, ये सेवन सिस्टर्स है। तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है लोकटक झील, कहां पर अवस्थित है, मणिपुर में। और केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको नहीं भूलना चाहिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत श्रेणी में आती है, तो मैंने आपको यहां बताया था हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत है, ठीक है। फिर बात करेंगे काली व तीस्ता नदियों के बीच का कौन सा प्रदेश हिमालय, कौन सा के बीच हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो देखिए ये बात मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जिन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये पता रखें कि किसने किया विभाजन, तो पर्सन का नाम है सिडनी बुराड़। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन किसने किया, तो सिडनी बुराड़ ने। इन्होंने किस तरह से किया, देखिए सिंधु से सतलज के बीच का जो एरिया है, सतलज के बीच में जितना भी हिमालय आता है, इसको इन्होंने कहा कश्मीर हिमालय, या एक दूसरा नाम इन्होंने इसको दिया पंजाब हिमालय,
ओके। पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई पता रखेंगे, 560 किलोमीटर एरिया को ये कवर करता है। हम जानते हैं ना पूरा हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, तो 560 किलोमीटर सिंधु से सतलज नदियों के बीच में आता है कश्मीर या पंजाब हिमालय। फिर सेकंड इन्होंने बांटा सतलज नदी से काली नदी, इसको नेपाल में महाकाली भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, अगर महाकाली आ जाता है एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है ना। सतलज नदी से काली नदी के बीच के हिमालय को इन्होंने कहा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। ठीक है। फिर तीसरा इन्होंने कहा काली नदी से या महाकाली नदी से तीस्ता नदी के बीच का हिमालय, और ये कौन सा है, इन्होंने इसका नाम दिया नेपाल हिमालय। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये ध्यान रखोगे कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल हिमालय में अवस्थित है। और नेपाल हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में, काली से तीस्ता के बीच में। लंबाई की अगर इसकी बात करेंगे तो लंबाई है 720 किलोमीटर, सॉरी 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके। हिमालय इन्होंने बांटा तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र या दिहांग, दिहांग इसी का नाम ब्रह्मपुत्र है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं ना हम भारत में से। तो ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, तीस्ता से दिहांग तक, इसको इन्होंने नाम दिया असम हिमालय। और असम हिमालय है लगभग 720 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ। तो क्या था हमसे क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि यहाँ पे काली व तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो काली और तीस्ता नेपाल हिमालय के नाम से, जो कितना किलोमीटर लंबा है, 800 किलोमीटर। और माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, वो यहीं पर अवस्थित है। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य के बीच में या मध्य कौन सी झील अवस्थित है, कौन सी झील स्थित है। तो आप सब जानते हैं हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य हुसैन सागर झील स्थित है। फिर बात करेंगे कोलेरू लेक की। तो कोलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करेंगे तो पारसनाथ है। और पटकाई पहाड़ियों की बात करेंगे तो पटकाई पहाड़ियां कहाँ पे है, पूर्वांचल में। देखिए पूर्वांचल में जो हिमालय पर्वत का भाग है वो कहीं कटाफटा भाग है। ओके। रेगुलर नहीं है, समानांतर नहीं है, कटाफटा भाग है, जिन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो आपको पता होना चाहिए जो पटकाई पहाड़ियां या पटकाई बूम ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये बनाती है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो पटकाई बूम पहाड़ियां है जो ये सीमा बनाने का काम करती है। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, है ना। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, यही इनका क्रम है, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम करेंगे तो मिश्मी, अबोर, मिरी, डाफला अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा ये पूछा जा सकता है कि इनका नाम किस तरह से, किनके नाम पे रखा गया है। तो इनका नाम अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम पे रखा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा तीस्ता, वही आ गया जो हमने बात की थी हिमालय को नदियों के आधार पे बांटने वाला। तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। तो हमने देखा है इसको कहा जाता है असम हिमालय। ठीक है। फिर बात करते हैं किस गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो देखिए अगर बात करेंगे तो आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा सा ये मैप बना लेता हूं। ये हमारा नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है, छोड़ो। अब मैं आपको अगर बात करूं तो पूर्व में हमारे क्या है, हम मैप में देखते हैं ना, क्यों टेंशन लेते हैं फालतू का। ये है हमारा मैप और यहाँ पे इस तरह से यहीं पे फैला हुआ है हमारा हिमालय पर्वत, यहाँ पे इस तरह से, है ना।
ये यहाँ पे तो है ट्रांस हिमालय वगैरह, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां हैं। ये तो नहीं इतना, ये तिब्बत में हम चले गए इस तरह से। तो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे क्या होता है, मतलब थोड़ा सा आगे जहाँ पे नंगा पर्वत है, नामचा बरुआ है, नंगा पर्वत तो कश्मीर में आ जाएगा। नामचा बरुआ पर्वत से हिमालय तीव्र मोड़ लेता है, और तीव्र मोड़ लेता है तो कहां से तीव्र मोड़ लेने के बाद म्यांमार में हिमालय पर्वत मुड़ जाता है, और उसकी जो पहाड़ियां है म्यांमार में भी फैली हुई है, जिन्हें हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं। तो जो तीव्र मोड़ लेता है वहां पे एक गार्ज का निर्माण होता है। भारत में हिमालय के अंदर 3 जगह पे गार्ज का निर्माण है। एक निर्माण होता है सिंधु गार्ज का, दूसरा निर्माण होता है यहाँ पे दिहांग गार्ज का, और तीसरा निर्माण हिमाचल प्रदेश में होता है। तो हम गार्ज की बात करेंगे जिसे महाखड्ड के नाम से जाना जाता है, और महाखड्ड या गार्ज आई आकार की घाटी को कहते हैं गार्ज। पहली बात आप ध्यान रखोगे, आई आकार की घाटी को क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सेकंड बात ये हो गई। तो जो पूर्वी भारत में, भारत की पूर्वी सीमा पर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा यानी दिहांग नदी द्वारा बनाया गया गार्ज है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं दिहांग गार्ज। ठीक है। अगर पश्चिमी भारत में देखेंगे तो सिंधु नदी के द्वारा बनाई गई आई आकार की घाटी है, जिसे हम कहते हैं सिंधु गार्ज। और तीसरा है शिपकिला गार्ज। शिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में इसका निर्माण होता है कौन सी नदी के द्वारा, आप ध्यान रखेंगे सतलज नदी के द्वारा। ओके, फिर बात करेंगे अगली। तो अगर आपको याद रखना है तो 3 गार्ज आप याद रखेंगे, सिंधु गार्ज सिंधु नदी द्वारा, दिहांग गार्ज दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, और शिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में कहा कौन सी नदी द्वारा, सतलज नदी द्वारा। भारत कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। लेगून झील आप सब जानते हो, जब जमीन के अंदर यानी लैंड बॉडी में किसी कारण से समुद्र का पानी प्रवेश कर जाता है और वो एक झील का रूप ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं लेगून झील। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील, और ये कहां पर है, ये ओडिशा में है, ये ओडिशा में। दूसरी बात ये केरल के अंदर, केरल में लेगून झील को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ठीक है। तो लेगून झील ही होती है वो झीलें जिनमें समुद्र का पानी प्रवेश कर जाता है लैंड बॉडी के अंदर और वो झील का रूप ले लेती है, उन्हें हम कहते हैं लेगून झील, है ना। फिर आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी कहां पे है, उत्तराखंड में। चलिए आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि नंदा देवी ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है, या मध्य हिमालयाज का, या मिडिल हिमालयाज का पार्ट है, या फिर शिवालिक का पार्ट है। आप मुझे ये बताइए। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो नंदा देवी चोटी है वो कौन से हिमालय का पार्ट है। ओके, फिर बात करेंगे उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। यहाँ पे पृथक गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे पृथक इस तरह से आएगा। ओके, पृथक करती है उत्तर और दक्षिण भारत को। तो अगर एकेडमिया क्लासेस के ऑफलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैंने क्लास में कई बार बताया है कि उत्तर और दक्षिण भारत को जो अलग करने वाली चोटी है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला है। और अगर विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर के भाग को देखेंगे तो हम कहेंगे उसे उत्तर भारत, उसके दक्षिण के भाग को देखेंगे तो हम कहेंगे दक्षिण भारत। ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है विंध्य पर्वत श्रृंखला। फिर बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला। छिन्न अंग का मतलब हो गया हैंडीकैप्ड, जिन्हें हम विकलांग कहते हैं ना, विकलांग। तो प्रथम विकलांग महिला, हैंडीकैप्ड महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो उनका नाम आपको कभी नहीं भूलना, अरुणिमा सिन्हा। कभी इनकी स्टोरी आप पढ़िएगा, सुनिएगा। अगर कभी डीमोटिवेट तो आप अरुणिमा सिन्हा जी की स्टोरी देखिए, किस तरह से उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी। तो आप खुद को एक बेहतरीन पर्सन महसूस करेंगे कि हमारे पास तो बहुत कुछ है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा हो गया। फिर बात करेंगे माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का
पर्वत है माउंट आबू। माउंट आबू कौन से जिले में है? राजस्थान के सिरोही जिले में है। ओके, ध्यान रखोगे माउंट आबू। अगर अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंचा। ओके, अरावली है भारत की या विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ना। तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और अब ये किस रूप में पाई जाती है? अब ये अपशिष्ट पर्वत या अवशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत या फिर इसका बहुत ज्यादा अपर्दन हो चुका है। अब ये कुछ पहाड़ियों के रूप में सिर्फ रह गई है, इतनी ऊंचाई इनकी नहीं है। लेकिन जब ये अपनी युवावस्था में थी तो काफी ऊंची अरावली रही होगी, ऐसा माना जाता है। तो विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में शुमार होता है अरावली का। और वर्तमान में इसे अवशिष्ट या अपशिष्ट श्रृंखला या अपर्दित पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। कौन से प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो आपको ध्यान रखना है, ये भी वलित पर्वत प्रकार की है, वलित पर्वत प्रकार की। ओके, फिर बात करेंगे नैनीताल, शिमला, सिक्किम एवं माथेरन में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट यानी झीलों का जिला, झीलों वाला जिला, लेक देना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड का नैनीताल जो है उसको जाना जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट की हम बात करेंगे तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट भी नैनीताल के अंदर ही है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे बात करेंगे हिमालय बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे बाहरी वही सबसे पहले एक बार आया तलहटी वाली, और सबसे बाहरी तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। ठीक है, फिर बात करेंगे पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है उन्हें हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। एक घाट सी बनती है जिन्हें हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात, जोग प्रपात किस नदी पर है? तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। इसी का अन्य नाम भी आपको पता हो, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, या फिर दूसरा नाम आ जाएगा गरसोप्पा जलप्रपात। ये इसी के नाम है, जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, तीनों एक ही चीज के नाम है। और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? ये है शरावती नदी पे। और ये जो गरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात है ये सीधा गिरने वाला, सीधा गिरने वाला, सीधा गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना ऊंचा है ये, जैसे ये गिरता है। फिर बात करें भारत की सबसे लंबी झील, देखिए एक होता है लंबा, तो सबसे बड़ी झील की हमने बात की थी चिल्का लेक जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। लेकिन सबसे लंबी झील अगर पूछेगा तो वेम्बनाड झील है केरल में। और ये भी एक लेगून झील है, लेकिन केरल में लेगून को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे भारत की सबसे लंबी झील कयाल झील है वेम्बनाड में। फिर कितनी लंबी? ये 96.5 किलोमीटर लंबी है। और अगर इसकी बात करेंगे तो वेम्बनाड झील उत्तरी तट पर, उत्तरी तट पर कहते हैं कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह भी कहाँ अवस्थित है? ये वेम्बनाड झील के उत्तरी तट पर अवस्थित है। वेम्बनाड झील के अंदर एक आइलैंड है, एक द्वीप है, यहां लिख रहा हूं, एक द्वीप है जिसका वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो सब राष्ट्रीय हाईवे है, नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम कहते 47A या दूसरा नाम आपको मिल जाएगा NH 966B, ये दोनों एक ही NH के नाम है। ठीक है, तो NH 47A सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो कहां पर अवस्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर ही अवस्थित है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। वेम्बनाड झील की बात कर रहे हैं तो आपको पता रहे कि दो नदियां इसमें अपना जल गिराती है, एक पेम्बा नदी, दूसरी है पेरियार नदी। और पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन ये है वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणालियां है? तो
दरअसल क्या है, मालवा पठार के इधर भी नदियां बहती है, इधर भी नदियां बहती है, तो पश्चिम और पूर्व दोनों में नदियां हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा पठार है जिसमें पश्चिम की तरफ भी जल निकास प्रणाली है, पूर्व की तरफ भी जल निकास प्रणाली है, तो वो पठार है मालवा का पठार। फिर बात करेंगे, पर्वतों की लगातार संख्या कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो ये भारत की समुद्री सीमा है यहाँ पे। और कौन सा पर्वत है? तो देखिए, भारत के दोनों हिस्सों में दो पर्वत है। पश्चिमी हिस्से में हम देखेंगे तो कौन सा पर्वत हो जाएगा? पश्चिमी हिस्से का पर्वत हो जाएगा पश्चिमी घाट यहाँ पे, ठीक है। पूर्वी हिस्से का हो जाएगा पूर्वी घाट। लेकिन ये बात कर रहा है लगातार संख्या यानी समानांतर श्रेणी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पूर्वी घाट पढ़ा होगा तो हम सब जानते हैं कि पूर्वी घाट कटा फटा है, लगातार नहीं है। लगातार कौन सा है? लगातार है पश्चिमी घाट। तो जो भारत की तटीय सीमा से भी फैला हुआ है, तटीय सीमा के समानांतर फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। ओके। अगली बात करेंगे, शिव समुद्रम, ये कह रहा है कि सही सुमेलन कौन सा है? शिव समुद्रम प्रपात जलप्रपात कावेरी नदी पे, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे, बिल्कुल सही। सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पे, और गरसोपा जलप्रपात है शरावती नदी पे। तो ये सारे ही सुमेलित हैं। मैंने ये इसलिए ले लिया ताकि आपका कुछ छूटे ना, ये याद आपको हो जाए। शिव समुद्रम, धुआंधार, सहस्त्रधारा जलप्रपात और गरसोपा जलप्रपात, ये जो सुमेलित हैं, जो घटना चक्र में भी दिए हुए हैं, ये इसी तरह से दिए हुए हैं और ये सारे के सारे सुमेलित हैं। इनमें कोई सा भी ऐसा नहीं है जो सही सुमेलित ना हो। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? कावेरी में ही है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में ये आपको पता रखना है कि भारत का आयतन की दृष्टि से, वो हमने सीधा गिरने वाला देखा था ना, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात ये है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कहां पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर। और नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पे है। और गरसोपा की हमने बात कर ली, शरावती नदी पर ये अवस्थित है। फिर कुछ ऑफलाइन में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे, वो क्या है? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको पता रखना है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। जोजिला दर्रा के बारे में हमने बात कर ली थी, श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है? तो धौलाधार पर्वत और पीर पंजाल, इन दोनों के बीच की जो घाटी है उसको हम कहते हैं कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। और ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, ये कौन से हिमालय का भाग है? ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। ओके, लघु हिमालय का भाग, ये बात आपको पता रखनी है। फिर बात करें हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है दर्रा, वो कौन सा दर्रा है? वो है से सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और सतलज नदी जिस गार्ज का निर्माण करती है, उस गार्ज का नाम भी क्या है? शिपकिला गार्ज उसे हम कहते हैं, शिपकिला के नाम से हम उसे जानते हैं। अगली बात है पालघाट दर्रा किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। थोड़ी सी डीप जाए तो पालघाट दर्रा किन किन जगहों को जोड़ता है? देखो, पालघाट दर्रा जाता है कालीकट, फिर त्रिचूर, फिर चला जाता है कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु का हिस्सा आ जाता है कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर से इडोर। इन 4 स्थानों को जोड़ता है पालघाट दर्रा। और इन चारों स्थानों के लिए इस दर्रे से होते हुए सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों गुजरते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछे सड़क मार्ग गुजरता है, रेल मार्ग नहीं गुजरता, तो गलत हो जाएगा। दोनों ही गुजरते हैं पालघाट दर्रे से। और पालघाट दर्रा जोड़ता है केरल को तमिलनाडु से। फिर बात करेंगे पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है? तो पीपली घाट आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वत में अवस्थित है पीपली घाट दर्रा। फिर बात करें किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। कहां पर? नेपाल में। इसके अलावा ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, तो तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमोलुंगमा।
लुंगमा, जिसका अर्थ क्या होता है? चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। तो तिब्बत में नाम दिया गया है इसको चोमोलुंगमा, और नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। ये बात आपको पता रखनी है। तो तिब्बत यानी चाइना और नेपाल ज्ञात करवाई थी, ऊंचाई भी नपवाई थी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में बना हुआ है 8,848.86 किलोमीटर, है ना। ये नपवाई अभी तिब्बत यानी चाइना और नेपाल ने इसकी संयुक्त सीमा, संयुक्त रूप से नपवाई गई। ठीक है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला हुआ है, नामचा बरवा। तो अगर पूर्वी पूछ रहा है तो नामचा बरवा हो गया, और अगर पश्चिमी पूछता तो नंगा पर्वत हो जाता। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन एक पर्वत शिखर है जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल इसी से रिलेटेड आ गया। भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। काराकोरम जम्मू कश्मीर में काराकोरम में अवस्थित है। इसको हम गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, केटू भी इसका नाम है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, या भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की पूछी जाए तो हिमालय की है कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है। अगर सिर्फ ये पूछे भारत की सबसे ऊंची तो बताओगे केटू, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची तो बताओगे सिक्किम में कंचनजंगा। ओके। अगली बात करेंगे, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमने बात की थी ना कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में नाम आता है अरावली पर्वतमाला का। दूसरा, ये क्वेश्चन घटना चक्र में कुछ इस तरह से था कि निम्न में से कौन सा मोड़दार पर्वत यानी वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, और उसमें ऑप्शन दे रखा था अरावली पर्वत, और उसने व्याख्या कर रखी थी कि अरावली पर्वत जो है वो अपशिष्ट पर्वत है या अपरदित पर्वत है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि हिमालय, रोकी, एंडीज वलित पर्वत हैं, लेकिन अरावली भी एक वलित पर्वत ही है। हाँ, ये प्राचीनतम पर्वतों में से है, इसलिए अभी ये अपशिष्ट पर्वत बचा है वलित पर्वत की। तो आप कहोगे कि अरावली पर्वत भी जो है वो वलित पर्वत है। हम ये नहीं कह सकते कि अरावली वलित पर्वत नहीं है। अपशिष्ट पर्वत, सही बात है, हम मानते हैं अपशिष्ट पर्वत है, लेकिन अरावली जो है वो वलित पर्वत भी है। फिर बात करेंगे, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? यानी लघु हिमालय, जिसे हम निम्न हिमालय भी कह देते हैं, मध्य हिमालय भी कह देते हैं, और शिवालिक के बीच में जो स्थित घाटी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दून या द्वार कहते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना देहरादून, देहरादून, इसका ये मतलब है कि ये निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य में अवस्थित। हरिद्वार, तो ये भी इन दोनों के मध्य अवस्थित है, इसीलिए ये जो द्वार और दून आता है ये डिकोड करता है, ये मतलब में बताता है कि ये दोनों हैं निम्न यानी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित घाटियों में अवस्थित ये स्थान है। वृहत्तर हिमालय यानी ग्रेट ग्रेट हिमालयाज का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। नदियों के बीच के तो हमने बात कर ली थी, सतलज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे हम कुमाऊं हिमालय या कुमायूं हिमालय के नाम से जानते और पहचानते हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं अभी हमारे, पूरा नहीं हुआ है। देखिए सीरीज क्या, ये जो वीडियोस है शायद आपको लग रहा है कि बहुत लंबी हो जा रही है, बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और हमारा ये टारगेट है कि एक टॉपिक को एक वीडियो में हम कवर कर ले, ताकि जल्द से जल्द कम वीडियोज में सारा रिवीजन और सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप तक पहुंचाए जा सके। तो इसलिए वीडियो लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन आपको चीजें अच्छे से समझाई जाती है, अच्छे से पढ़ाई जाती है, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आपको अच्छे से बताए जाते हैं। बात करेंगे नाग टिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल हैं? तो लघु हिमालय में अवस्थित है नाग टिब्बा पर्वत, और महाभारत पर्वत ये जो है निम्न हिमालय में या लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में अवस्थित हैं। कौन सी पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप ध्यान रखोगे भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को क्या कहते हैं? तो देखिए आप आसान भाषा में समझे, दो पर्वतों के मध्य का जो समतल रास्ता होता है, प्राकृतिक रास्ता होता है, इसी को हम कहते हैं दर्रा, है ना।
दर्रा इसी को हम कहते हैं। तो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल, यानी इन दोनों के ये जो बीच में गैप आ गया ना, अंतराल आ गया ना, इसी को क्या कहेंगे, इसी को तो हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, और दर्रे की हमने बात की है, तो दर्रा हो गया। फिर प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी हमने बात की थी, प्रायद्वीपीय भारत की पूछ ले या दक्षिण भारत की पूछ ले, तो दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार से ही तो बना है, तो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की ऊंची चोटी अनाईमुडी। अनाईमुडी शिखर सह्याद्री में, देखिए सह्याद्री ऑप्शन में सह्याद्री था इसलिए सह्याद्री को टिक करेंगे, लेकिन अगर आपको अन्नामलाई मिलता है तो आप टिक करेंगे कि अन्नामलाई के अंदर अनाईमुडी शिखर अवस्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाईमुडी शिखर अवस्थित होता है ना। इतनी बातें आपको पता रखनी है। अगली बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो आ जाता है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी जो है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इसको कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। फिर बात करेंगे लोकटक झील, मणिपुर में अवस्थित है, बात हो चुकी है। लोनार झील इंपोर्टेंट है, कहां पे है, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में, बुलढाना जिले, बुलढाना में, और ये एक प्रकार की क्रेटर झील है, क्रेटर लेक। ठीक है, फिर बात करें सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। मानव निर्मित झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहंद नदी पर रिहंद बांध के पीछे बनाई गई है। रिहंद परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत सागर यूपी के प्रथम सीएम थे, है ना, प्रथम सीएम। फिर बात करें नागा खासी और यहाँ कहाँ अवस्थित है, तो पूर्वांचल में अवस्थित है। ठीक है, गारो खासी कहाँ पे है, गारो खासी है मेघालय में, और नागा कहाँ पे है, नागा है नागालैंड में, लेकिन इसका ऑप्शन दे रखा था पूर्वांचल पहाड़ियां, तो पूर्वांचल में ये पहाड़ियां अवस्थित है। फिर बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात में पाया जाता है, तो हमने सब जानते हैं शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी में, कावेरी नदी के द्वारा बनाया जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात। और शिव समुद्रम आयतन की दृष्टि से क्या था, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात था। ठीक है, फिर अगली बात करें, अगला क्या है, बलतोड़ा हिमनद, हिमनद कहते हैं ग्लेशियर को, जहां से नदी निकलती है, ग्लेशियर। तो बलतोड़ा या बालतोड़ा मिल जाए तो कहां पर अवस्थित है, तो काराकोरम पर्वतमाला में अवस्थित है। तो काराकोरम में एक और ग्लेशियर है, आपको ध्यान रखना है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी, और अगर आपसे ये पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में अवस्थित है, तो नुब्रा घाटी में अवस्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ओके, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमने बात की थी जोग जलप्रपात की, वो है कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर। फिर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात हो गया, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। फिर आ गया मिलान कीजिए के लिए क्वेश्चन, पुलिकट झील कहां पे है, पुलिकट झील, सॉरी पुलिकट झील तो उड़ीसा में नहीं है, पुलिकट झील है तमिलनाडु में। चिल्का झील कहां पे है, चिल्का है उड़ीसा में। वूलर कहां पे है, तो हम सब जानते हैं वूलर कश्मीर में है, और सांबर झील है राजस्थान में। तो ए में क्या आ जाएगा, ए में 3 आ जाएगा, चिल्का यानी बी में आ गया 1, सी में आ जाएगा D 4, और डी में आ जाएगा सेकंड राजस्थान, है ना, ये बन जाएगा इसका क्रम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, महादेव पहाड़ियों में, महादेव पहाड़ियां यहाँ पे मैकाल है, मैकाल पहाड़ियां, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। तो ये बात आपको, अगर आप मैप देखेंगे, आप पढ़ेंगे सतपुड़ा के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। महादेव पहाड़ियां कर्नाटक पठार का हिस्सा है, जी नहीं, है कर्नाटक पठार का हिस्सा नहीं है। दूसरा पूर्व में है, नहीं, महादेव पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में है ना, छोटा नागपुर का पठार महादेव पहाड़ियों के पूर्व में है। फिर महादेव पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जी नहीं, ये सतपुड़ा का हिस्सा, तो आपको पता रखना है यही आंसर। फिर बात करें, लास्ट स्लाइड है क्वेश्चंस की हमारी, अगली बात करते हैं, तो कामेत
या निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से सबसे ऊंचा शिखर आपको बताना है। तो इनमें सबसे ऊंचा शिखर होगा नंगा पर्वत। कामेत, कुनलुन और नंदा देवी में से सबसे ऊंचा पर्वत होगा नंगा पर्वत। फिर कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो अराकान योमा हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय का विस्तार है अराकान योमा। कहां पर? म्यांमार में। सुलेमान नहीं है, साल्ट रेंज नहीं है, पीर पंजाल। पीर पंजाल है हमारे भारत में, जो कि कौन से हिमालय में? लघु हिमालय में अवस्थित है। ठीक है। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कुनलुन, हिंदू कुश और काराकोरम हिमालय श्रृंखला का अंग है। अरावली जो है वो हिमालय पर्वत का अंग नहीं है। तो ये बात आपको पता रखनी है। ये था हमारा आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं उनका जवाब दें। कोई सजेशन हो आपके लिए पास तो वो भी दें, जरूर उन पे अमल किया जाएगा। दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी बाकी सभी से 2 कदम आगे अच्छी हो, मजबूत हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, मिलना चाहते हैं, तो फेसबुक पे हमारा प्लेटफॉर्म है एकेडमिया क्लासेज के नाम से, जहां पे आपको हर सेशन का लिंक मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं। एकेडमिया क्लासेज के नाम से ही हम आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, जहां पे हर सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं। ओके, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। वेलकम टू एकेडमिया क्लासेज एंड बाय बाय टू एकेडमिया क्लासेज। बाय बाय।